लास्ट वीडियो में हमने बात की थी फिज़िकल क्वांटिटी, यूनिट और टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़, जिसमें हमने देखा था फंडामेंटल क्वांटिटीज़, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ और यूनिट्स एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ या फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं। ऐसा देखा गया कि हम डेली लाइफ में कुछ क्वांटिटीज़ या कुछ यूनिट्स को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे थे। हमने उन क्वांटिटीज़ या उन यूनिट्स को नाम दे दिया फंडामेंटल क्वांटिटीज़ या फंडामेंटल यूनिट्स। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ या फंडामेंटल यूनिट्स क्या हैं? दीज आर द क्वांटिटीज़ विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन अनदर फॉर्म। यानी हमने इनको बेस ले लिया कि इनको किसी और चीज़ से हम डिराइव नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हम इन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ या यूनिट्स को यूज़ करके अदर क्वांटिटीज़ या यूनिट्स को डिराइव कर सकते हैं। हमने 7 क्वांटिटीज़ को फंडामेंटल या बेस माना। वो क्वांटिटीज़ क्या क्या हैं? मास, जिसकी यूनिट है किलोग्राम, लेंथ, जिसकी यूनिट है मीटर, टाइम, जिसकी यूनिट है सेकंड, टेम्परेचर, यूनिट है केल्विन। ध्यान रखना, टेम्परेचर को अक्सर हम डिग्री सेल्सियस में कैलकुलेट करते हैं या ऑब्ज़र्व करते हैं, लेकिन टेम्परेचर की जो हम एसआई यूनिट्स की बात कर रहे हैं वो केल्विन है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, केमिस्ट्री में हम अक्सर इस टर्म को यूज़ करते हैं। इसकी यूनिट है मोल। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है एम्पियर एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी यूनिट है कैंडेला। तो ये 7 हमारे पास बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़ या डिराइव्ड यूनिट्स। नाम से ही क्लियर है, ये किसी और चीज़ से डिराइव की गई हैं। तो यहाँ पे कोई और चीज़ क्या है? वो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ या बेस क्वांटिटीज़ हैं। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ या डिराइव्ड यूनिट्स आर दोज विच आर derived from base or fundamental quantities. For example, velocity. Velocity is simply displacement upon time, and displacement is nothing but length. So its unit can be derived easily from fundamental quantities. Similarly, you can find for acceleration, force, power, and so on. Next is supplementary quantities or supplementary units. These are independent and these have no relation with fundamental और derived quantities. ये अपने आप में पूरी हैं और इनको हम अलग से ही यूज़ करते हैं। इनका फंडामेंटल या डिराइव्ड के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ध्यान रखिएगा, हमारे पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ या यूनिट्स सिर्फ 2 हैं, जिसमें पहली है प्लेन एंगल। जो हम जानते हैं कि प्लेन एंगल होता क्या है। अगर मैं किसी प्लेन में कोई 2 लाइंस ड्रॉ करता हूँ तो उन 2 लाइंस के बीच में जो भी एंगल होगा, जिसको हम डिनोट करते हैं थीटा से, इसको हम नाम देते हैं प्लेन एंगल। और इस प्लेन एंगल की यूनिट हम हमेशा लिखते हैं, जो एसआई यूनिट्स में है, वो है रेडियन। नेक्स्ट सप्लीमेंट्री क्वांटिटी और यूनिट इज़ सॉलिड एंगल और इसकी यूनिट है स्टेरेडियन। जैसे हम 2D में प्लेन एंगल की बात करते हैं, वैसे ही 3D में अगर हम बात करें तो हम प्लेन एंगल को डिफ़ाइन ना करके वहाँ पे हम सॉलिड एंगल को डिफ़ाइन करते हैं। जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, एक कोन ड्रॉ किया गया है, जहाँ पे ये कोन मीट होती हैं इसकी लाइंस। वो जो एंगल बनता है 3D में अगर हम देखें तो इसको हम नाम देते हैं सॉलिड एंगल, एंड दिस इज़ डिनोटेड बाय ओमेगा। नाउ द नेक्स्ट इज़, हमने पहले भी बोला था कि जब भी हम यूनिट को लिखेंगे तो हम कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं। वो रूल्स क्या क्या हैं, बहुत ध्यान से इन्हें समझिएगा। ये बहुत अक्सर गलती कर देते हैं जब भी हम यूनिट को लिखते हैं। तो रूल नंबर 1 क्या है? वी ऑलवेज यूज़ स्मॉल लेटर्स फॉर राइटिंग सिंबल ऑफ यूनिट्स। हम जब भी यूनिट्स के सिंबल को लिखेंगे हम हमेशा स्मॉल लेटर्स को यूज़ करेंगे, अनलेस कि उस यूनिट का नाम साइंटिस्ट के नाम पर ना हो। अगर यूनिट का नाम साइंटिस्ट के नाम पर है तो उस यूनिट को हम
कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। उस यूनिट का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल फोर्स की यूनिट है न्यूटन, तो हम उसको कैपिटल N से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है एम्पियर, साइंटिस्ट का नाम है तो उसको हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं। सेकंड रूल इज़ प्लूरल इज़ नॉट यूज्ड इन यूनिट्स। हम कभी भी यूनिट लिखते टाइम प्लूरल यूज़ नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल 4 मीटर्स, हम कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे 4 मीटर्स, ये रॉन्ग है। हमेशा राइट प्रोनाउंसिएशन एंड राइट मेथड ऑफ राइटिंग इज़ 4 मीटर। 20 किलोमीटर, इसका मतलब क्या है 20 इंटू 1 किलोमीटर, तो हम 1 किलोमीटर्स कभी नहीं लिख सकते। सो हम कभी भी प्लूरल यूनिट के साथ यूज़ नहीं करेंगे। कभी भी यूनिट लिखते टाइम फुल स्टॉप का यूज़ नहीं करेंगे। हम अक्सर गलती करते हैं, कभी केजी लिखेंगे तो केजी के साथ हम डॉट लगा देते हैं, वो गलत है। कभी भी यूनिट लिखते टाइम उसके साथ फुल स्टॉप या डॉट का यूज़ नहीं करना है। अब इन्हीं रूल्स को हम ध्यान में रखते हुए एक टेबल प्रिपेयर करेंगे जिसमें हम सारी फंडामेंटल और जो हमने सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ पढ़ी हैं उनके नाम, उनकी यूनिट का नाम और यूनिट का सिंबल लिखेंगे। बहुत ध्यान से इस टेबल को आप नोट कीजिएगा। सबसे पहली क्वांटिटी है मास। मास की यूनिट है किलोग्राम और इसका सिंबल है स्मॉल केजी। ध्यान रखिएगा, कभी भी कैपिटल के नहीं होता, स्मॉल केजी। लेंथ की यूनिट है मीटर, मीटर्स नहीं लिखते और इसका सिंबल है स्मॉल एम। टाइम की यूनिट है सेकंड और इसका सिंबल है एस। ध्यान रखिएगा, हम बहुत गलती करते हैं, सेकंड को हम SEC भी लिख देते हैं, वो गलत है। इस यूनिट का सिंबल एस है। टेम्परेचर की यूनिट है केल्विन और क्योंकि केल्विन एक साइंटिस्ट का नाम है तो इसका जो सिंबल है वो होगा कैपिटल K। ध्यान रखिएगा, जो भी यहाँ पे मैं यूनिट्स आपको बता रहा हूँ ये SI के अकॉर्डिंग है, सो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वांटिटी इज़ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसकी यूनिट है मोल और इसका सिंबल है स्मॉल MOL। इलेक्ट्रिक करंट, इसकी यूनिट है एम्पियर। सिंस इट इज़ द नेम ऑफ साइंटिस्ट सो इट्स सिंबल इज़ कैपिटल A। नेक्स्ट इज़ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यूनिट इज़ कैंडेला। ये भी साइंटिस्ट का नाम है तो इस यूनिट का जो सिंबल होगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल, दैट इज़ C एंड स्मॉल d। प्लेन एंगल, यूनिट इज़ रेडियन, सिंबल इज़ RAD। नेक्स्ट इज सॉलिड एंगल, यूनिट इज़ स्टेरेडियन, सिंबल इज़ STR। तो कुल मिलाकर हमने 9 क्वांटिटीज़ की बात की, उनकी यूनिट्स हमने देखी और उनका सिंबल क्या होगा ये हमने अभी तक सीखा है। कुछ और प्रैक्टिकल यूनिट्स की बात करते हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन पेपर में भी पूछा जाता है कि लाइट ईयर किसकी यूनिट है। आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिलेंगी, टाइम की, स्पीड की, डिस्टेंस की, इस तरह से बहुत सारी ऑप्शंस होंगी। तो बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, लाइट ईयर समझ के इसे टाइम की यूनिट बता देते हैं। ध्यान रखिएगा, ये टाइम की यूनिट नहीं है, ये डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए एक यूनिट है। और कौन सी डिस्टेंस, बहुत ज़्यादा लार्ज डिस्टेंसेस की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे हम मीटर या किलोमीटर को ना यूज़ करके हम बात करते हैं लाइट ईयर की। 1 लाइट ईयर होता क्या है? 1 लाइट ईयर कैन बी डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसको हम नाम दे देते हैं 1 लाइट ईयर। एंड 1 लाइट ईयर इक्वल होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये आपको वैल्यू याद रखनी है। किस तरह से ये वैल्यू निकाली गई है हमें पता है। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ पर डिस्टेंस निकाली जाती है स्पीड इंटू टाइम। लाइट की स्पीड हमें पता है 3 इंटू
10⁸ इंटू टाइम, 1 साल का टाइम आपको लेना है सेकंड्स में, तो आप उसको 365 इंटू 24 इंटू 60 जब भी कैलकुलेट करेंगे तो वो बनता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। दूसरी प्रैक्टिकल यूनिट हमारे पास है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। नाम से ही क्लियर है, जब भी हम स्टार्स की डिस्टेंसेस की बात करेंगे हम उनको मेज़र करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी डिस्टेंस मेज़र करने के लिए एक हमारे पास यूनिट है। किस तरह की डिस्टेंसेस? बहुत लार्ज डिस्टेंसेस, दैट इज़ द डिस्टेंसेस बिटवीन स्टार्स। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है? ये एक एवरेज डिस्टेंस है सन और अर्थ के बीच में फ्रॉम सेंटर टू सेंटर। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज़ डिफाइंड एज एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ मेजर्ड सेंटर टू सेंटर। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल होती है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ये वैल्यू भी आपको याद रखनी है। कुछ और टर्म्स की भी बात कर लेते हैं जिनको हम अक्सर न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम यूज़ करते हैं। हमने लार्ज डिस्टेंसेस के लिए तो यूनिट की बात कर ली, लेकिन जब हम बहुत माइन्यूट लेवल पे, माइक्रो लेवल पे बात करते हैं, जैसे न्यूक्लियस की या एटम के साइज की, तो हम कभी भी लाइट ईयर या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में बात नहीं करेंगे। हम कुछ टर्म्स को यूज़ करते हैं जिनकी वैल्यू भी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इन वैल्यूज़ को आपको लर्न करना है और लर्न करना बहुत आसान है। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, यहाँ तक तो आप बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हो। 1 डेसीमीटर इक्वल होता है 10⁻⁻1 मीटर के। 1 सेंटीमीटर आपको पता भी होगा 10⁻⁻2 मीटर। 1 मिलीमीटर इक्वल टू -10⁻³ मीटर। 1 माइक्रोमीटर इज़ 10⁻⁻6 मीटर। 1 नैनोमीटर इज़ 10⁻⁻9 मीटर। 1 पिकोमीटर इज़ 10⁻⁻12 मीटर। 1 फर्मी मीटर इज़ इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। और 1 टन इक्वल होता है 10⁻³ kg के। अब बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। हमारे पास कुछ सिस्टम हैं जो हमने यूज़ किए हैं। जैसे जैसे साइंस की एडवांसमेंट होती गई, हर कंट्री ने अपने अपने मेथड डेवलप कर लिए कि वो किस चीज़ को कैसे मेज़र करेंगे। उनमें से कुछ पॉपुलर सिस्टम जो बहुत यूज़ किए गए, उनकी हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहला सिस्टम है हमारे पास जो ब्रिटिश लोगों ने यूज़ किया, वो था कि वो डिस्टेंस मेज़र करने के लिए यूज़ करते थे फुट, जो इंडिया में अभी भी पॉपुलर है। हम इंडिया में अभी भी जब भी हम रूम बनाते हैं या कोई बिल्डिंग प्रिपेयर करते हैं तो हम अक्सर फुट में ही बात करते हैं कि रूम का साइज़ 10x10 फुट का होगा। तो ये मेथड इंडिया में अभी तक पॉपुलर है। तो वो डिस्टेंसेस मेज़र करने के लिए यूज़ करते थे फुट, और पाउंड यूज़ करते थे वो वेट मेज़र करने के लिए। पाउंड वो होता क्या था कि एक केक नॉर्मल साइज़ की वो जितनी बनाते हैं उसको वो एक पाउंड बोल देते थे। और टाइम मेज़र करने के लिए वो यूज़ करते थे सेकंड। तो इस सिस्टम को बोला जाता है FPS यानी फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। फ्रेंच लोगों ने अपना सिस्टम प्रिपेयर किया जहाँ पर उन्होंने डिस्टेंसेस को मेज़र किया सेंटीमीटर में, और वेट को मेज़र किया उन्होंने ग्राम में, और टाइम को सेकंड में। तो इस सिस्टम को बोला जाता है CGS सिस्टम। ये सिस्टम भी काफ़ी पॉपुलर था। इसके बाद जैसे जैसे साइंस की एडवांसमेंट होती गई तो एक और मेथड डेवलप हुआ जिसको बोला जाता है MKS। M फॉर मीटर फॉर मेजरिंग डिस्टेंसेस, K फॉर किलोग्राम फॉर मेजरिंग मास वेट, एंड S फॉर सेकंड। अब प्रॉब्लम क्या थी कि हर कंट्री ने अपने मेथड्स तो डेवलप कर लिए मेज़र करने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या आई कि जैसे जैसे एडवांसमेंट होती गई कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड शुरू हो गया। ये चाहे समुद्री रास्ते से हो, चाहे वो एविएशन स्टार्ट हो गई हो, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। जैसे एग्जांपल
रशिया का अपना सिस्टम था, अमेरिका का अपना सिस्टम था मेज़र करने का। रशिया से मान लो किसी ने टेक ऑफ किया फ़्लाइट में और वो मान लो कि इंडिया के रास्ते से जा रहा है, तो इंडिया में आके जैसे ही उसने कांटेक्ट किया तो उसे बोला गया कि आप 7000 मीटर की डिस्टेंस पे उड़िए, जो आपके लिए सेफ़ है। अब उसे मीटर सिस्टम नहीं पता था, वो तो फुट में मेज़र करना जानता था, तो वहाँ पे उसे प्रॉब्लम आई होगी। एक और एग्जांपल है कि जैसे हम अमेरिका से तेल खरीदते हैं तो वो तेल को मेज़र करते हैं बैरल में और हम मेज़र करते हैं लीटर में। तो उन्होंने बोला कि वो $30 का एक बैरल तेल देंगे। हमें वो नहीं समझ आया कि वो एक बैरल तेल होगा कितना। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम्स आई होंगी। तो इन सब प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए कि आसानी से ट्रेड हो सके, हम आपस में अच्छे कांटेक्ट एस्टेब्लिश कर सकें, तो सब कंट्रीज़ ने मिलके डिसाइड किया कि हर कंट्री से एक साइंटिस्ट को भेजा जाएगा और वहाँ पे डिसाइड किया जाएगा कि हम ऐसा क्या सिस्टम बनाएं जिसको हम इंटरनेशनली एक्सेप्ट कर सकें। जो हम इंडिया में बोलें वो अमेरिका वाले भी समझ सकें, जो अमेरिका वाले बोलें वो इंडिया वाले भी समझ सकें। तो इन सब के लिए एक सिस्टम तैयार किया गया जिसे नाम दिया गया SI सिस्टम इंटरनेशनल, या हम स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम भी इसे बोलते हैं। तो इस सिस्टम के बहुत सारे बेनिफिट थे। पहली एडवांटेज या मेरिट इस सिस्टम की थी कि यह सिस्टम रैशनल था। SI सिस्टम इज़ रैशनल मीन्स देयर इज़ ओनली वन यूनिट फॉर वन क्वांटिटी इन डिफरेंट फॉर्म्स। एक चीज़ की बहुत सारी फॉर्म्स हो सकती हैं लेकिन उसकी यूनिट एक ही होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बात करें एनर्जी की, एनर्जी इज़ फॉर्म ऑफ हीट या हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। यूनिट इसकी अगर हम हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स को स्टडी, तो हम जो यूनिट एनर्जी की या हीट की लेते हैं वो है कैलोरी। लेकिन जब भी हम मैकेनिक्स को स्टडी करते हैं तो वहाँ पे एनर्जी की जब भी बात आती है तो एनर्जी को हम मेज़र करते हैं जूल में। और जब इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात आती है, जैसे आप देखते होंगे घरों में जो बिल आता है वो kWh के बेस पे आता है, किलोवाट आवर के बेस पे आता है। तो वहाँ पे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को मेज़र करते हैं kWh यानी किलोवाट आवर में। लेकिन जब भी हम एक स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो इन तीनों को हटा के हम एक यूनिट एनर्जी की लेते हैं, वो है जूल, जिसको सारी कंट्रीज़ एक्सेप्ट करती हैं। आप अपने कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए कैलोरी यूज़ करो, जूल यूज़ करो, किलोवाट आवर यूज़ करो, लेकिन जब भी स्टैंडर्ड की बात आएगी तो एनर्जी की एक ही यूनिट मानी जाएगी, वो है जूल। सेकंड मेरिट ऑफ SI system is coherent system. Coherent means all the derived quantities can be expressed in the form of fundamental quantities or units. यानी हम derived quantities या units को आसानी से fundamental units की हेल्प से derive कर सकते हैं। Third merit of SI system is that it is metric system. SI system में हम 10 के बेस पे डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन करते हैं। फोर्थ बेनिफिट इज़ दैट इट इज़ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड फॉर ट्रेड, साइंस एंड अदर फील्ड्स। इस सिस्टम को तैयार ही इसीलिए किया गया था कि इंटरनेशनली हम ट्रेड कर सकें, कॉन्टैक्ट्स एस्टेब्लिश कर सकें। तो ये बहुत सारे एडवांटेजेस थे SI सिस्टम के, जिसके लिए इसे डेवलप किया गया था। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इन SI यूनिट्स की डेफिनेशन की कि किस तरह से एक किलोग्राम को डिफ़ाइन किया गया, एक सेकंड को किस तरह से डिफ़ाइन किया गया। जितनी भी हमने क्वांटिटीज़ पढ़ी हैं उन सब की यूनिट्स को हम डिफ़ाइन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।